अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेंस के एस्पेक्ट में और प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में, बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो शायद मैं छोड़ रखी हैं, वो पेपर में है। हम लोग ये पता होना चाहिए कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, क्योंकि चर्चा में बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल जो होती है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस कैन गेट दिस बेल। अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल ऑफेंस में फंसा हुआ है तो एंटीसिपेटरी बेल जो है उसको मिल सकती है। नो FIR नीडेड इन दिस केस। एंटीसिपेटरी का मतलब बेसिकली ये होता है, आप एंटीसिपेट कर लेते हो पहले से कि आप अरेस्ट हो जाओगे किसी कारणवश, तो आप पहले से बेल ले लेते हो। ठीक है, जब आप पहले से बेल ले लेते हो तो आपका FIR दर्ज नहीं होता है। जानने की बात ये है कि ये क्रिमिनल केस में आपको मिल जाता है कुल मिलाकर। ठीक है, इंटरिम बेल क्या होती है? ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ग्रांटेड व्हेन एप्लीकेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल इज़ पेंडिंग। चलो ठीक है, बाकी ये जो आर्टिकल है आज का सबसे अच्छा आर्टिकल मुझे यही लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दम है। अगर हम लोग इसका चीज़ें याद रख सकें ना तो बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ द हुक। हुक मतलब ये होता है, जब ऐसे लिखते हैं ना तो सीनियर्स लोग बताते हैं कि कुछ ऐसा शुरुआत करो कि सामने वाले को पढ़ने के बाद लगे कि हाँ ये है क्या, लाइक कुछ तो जनरेट करे उसके दिमाग में ना। तो जस्ट स्टॉप ऑयल, ये वो वर्ड्स हैं जो यूनाइटेड किंगडम में जो क्लाइमेट प्रोटेस्टर्स हैं ना, जिन लोगों ने वान गॉग की पेंटिंग के ऊपर टोमेटो सॉस लगा दिया था, जस्ट स्टॉप ऑयल, उन लोगों ने ये वर्ड इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो कहीं ऐसे वगैरह अगर जगह दिखाई पड़े तो। नेशनल गैलरी इन लंदन। ठीक है, अब हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, क्या क्या सीखने को मिलेगा इस वाले आर्टिकल से। पहली चीज़, प्रोटेस्ट जो होता है ना, प्रोटेस्ट को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए अकेले कि यार क्या यार हमेशा आफत की पैदा करते हैं लोग। उसने राइटर ने बोला है कि सम एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट कैन ओपन अप स्पेसेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिए, इसको कनेक्ट कीजिए प्रोटेस्ट से। इसमें एग्जांपल दिए गए 2-3 अच्छे जिनको आप भी इस्तेमाल करिए। जेनेटिक्स मूवमेंट 1990 के दौरान शुरू किया गया यूनाइटेड किंगडम में। इस मूवमेंट का पर्पज़ ये था कि जो GM क्रॉप्स पैदा की जा रही थी ना, तो प्रोटेस्टर लोग क्या करते थे, प्रोटेस्टर लोग पुलिस वालों को या मीडिया वालों को पहले से बता देते थे वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस क्रॉप, बट एक्चुअली वो जा कर के उस बड़े मतलब है लाइक वास्ट एरिया में क्रॉपिंग होती थी ना, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा 10 स्क्वायर मीटर ऐसे आसपास जो है डिस्ट्रॉय करते थे। एक सिम्बॉलिक डिस्ट्रक्शन होता था ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो टोमेटो सॉस वाला इंसिडेंट है ना, जस्ट स्टॉप ऑयल, तो एक्चुअल में पेंटिंग ख़राब नहीं हुई है, ना ही ख़राब की है। उस पेंटिंग के ऊपर कांच लगा ही रहता है, ओपन तो होती नहीं है, वो जाहिर सी बात नहीं होती है। ठीक है, म्यूज़ियम में लगी हुई है, तो उसके ऊपर वह सॉस लगा दिया है। तो एक तरीके से ये सिम्बॉलिक एन एक्ट ऑफ सिम्बॉलिक ऑफेंस है। इसको नॉन वायलेंस की कैटेगरी में भी रख सकते हो आप। ठीक है, तो जेनेटिक्स मूवमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। GM क्रॉप के ख़िलाफ़ इसका जो है शुरू किया गया था। उसका एक राइटर ने दूसरा एग्जांपल दिया है MD नंजुंदस्वामी का। MD नंजुंदस्वामी ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, क्या कि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है ये कि जो बड़ी कंपनियां हैं ना वो एग्रीकल्चरल पेटेंट करवा ले रही हैं, जिससे फार्मर्स को दिक्कत हो रही थी। तो ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें। उसके बाद एक स्टोरी बनाने के लिए इसमें एक अच्छी सी कोटेशन है TP सुकुमारन की। TP सुकुमारन एक मलयालम राइटर हैं। ये बोलते हैं कि विद मैनी ऑफ आवर कल्चरल फॉर्म्स वी स्पीक ऑफ रिवर, बर्ड्स, ट्रीज एंड डू नॉट अलाउ द ट्रीज, रिवर्स एंड बर्ड्स टू स्पीक फॉर देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग्स बना दी जाती है अच्छी जिसमें ना, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है वो पीजेंट गर्ल की पेंटिंग का। वान गॉग की पेंटिंग है, उसका नाम है पीजेंट गर्ल पेंटिंग। ओके, तो सुकुमारन जी की जो कोट ना यहाँ पर वैल्यू पाती है अपनी, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, मस्त सब अच्छा सा बना देते हैं, और उसकी वैल्यू होती है वो कमोडिफाई हो जाती है, वो बिक जाती है एंड वी अर्न मनी। तो मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि वी डू नॉट लेट देम स्पीक फॉर देम सेल्व्स, है ना। लोग आकर के देखते हैं, आर्ट की तारीफ़ करते हैं, बट राइटर क्या बोलता है, अवर आर्ट और पोइट्री डू नॉट टेक अस टू द रिवर्स ऑफ द बर्ड्स वेदर वी फाइंड द ट्रीज एंड द रिवर्स इन देयर फैशन फॉर्म। हम बस उनको बस देख लेते हैं, हाँ इन्जॉय कर लेते हैं, बट आवर आर्ट इज़ नॉट टेकिंग अस टू द रिवर्स और बर्ड्स। मतलब हमें एक्शंस के लिए प्रमोट नहीं कर रही कुल मिला करके, ऐसा मुझे समझ में आ रहा। फिर दिस इज़ द एरा ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ आर्ट, द वाइड स्प्रेड कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। इसको आप कार्ल मार्क्स के एस्पेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशोलॉजी में। ठीक है, कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर के उसमें। ठीक है, अगला एक बड़ा सा आर्टिकल था, लेकिन उसमें समझने वाली बस बात इतनी थी कि
आर्टिकल का जो हेडिंग था वो क्या था, क्लाइमेट फ्रंट। ठीक है, समझने वाली बात इसमें ये थी कि यूएनएफसीसी के अंतर्गत हम लोगों ने ना एक मैकेनिज़्म डेवलप किया था, CBDRC मैकेनिज़्म। CBDR क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत ये हुआ कि 2009 में कोपेनहेगन समिट में ये डिसाइड किया गया कि 100 बिलियन पर ईयर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये लोग ट्रांसफ़र करेंगे बाय 2020, बट ये हो नहीं पाया अभी तक। तो बस इतना जानकारी है। उसके बाद ये आर्टिकल आया हुआ था, DY चंद्रचूड़ जी के ऊपर लिखा गया है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल से हमें ना इंपॉर्टेंट जजमेंट पता चलते हैं, 3-4 तो जजमेंट हैं। और मैं आपको एक कनेक्शन बताऊंगा जो इसमें आप देख भी रहे होंगे कि UCC का एक कनेक्शन है इसमें। ठीक है, क्या कनेक्शन है बताता हूँ। द परसूट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत इन्होंने 3-4 अच्छे जजमेंट हैं, कई सारे थे लेकिन यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, जोसेफ शाइन केस। जोसेफ शाइन केस कौन सा है, सेक्शन 497 अडल्ट्री से रिलेटेड। तो DY चंद्रचूड़ जी ने बताया कि अडल्ट्री जो है वो क्रिमिनल कैसे हो सकती है, ये तो फैमिलियर ऑफेंस है, लाइक सिविल ऑफेंस हो सकता है ये। तो एक तरीके से इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया उसको कुल मिला करके। ठीक है, द केस शोज प्रोवर्बियल जनरेशन गैप। एक ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, अगर याद रहेगा तो कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि DY चंद्रचूड़ जी की जो पिताजी है ना, उन्होंने इसको वैलिड ठहराया था आज से काफ़ी टाइम पहले, बैक टू 1970 मतलब लाइक 80s के आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है। तो लेकिन उनके बेटे DY चंद्रचूड़ ने ना क्या किया, इसको इनवैलिड कर दिया कि सेक्शन 497 डू नॉट होल्ड्स ग्राउंड इन मॉडर्न टाइम। उसके बाद नवतेज जौहर केस। नवतेज जौहर केस तो सबको पता ही है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, IPC सेक्शन 377। हाँ, इसमें एक कमेंट याद रख सकते हैं तो रखिए, एनाक्रोनिस्टिक कॉलोनियल लॉ। ठीक है, एनाक्रोनिस्टिक कॉलोनियल लॉ। फिर अगला एक जजमेंट उसका नाम है सफ़ीन जहाँ केस। सफ़ीन जहाँ केस में ये बताया गया कि इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ सोसाइटी टू इंटरफियर इन द चॉइस ऑफ लाइफ पार्टनर्स ऑफ कंसेंटिंग एडल्ट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ मैरिटल चॉइस। ठीक है, फिर शायरा बानो केस जो है 2017 और ट्रिपल तलाक का केस है। बेसिकली ये जजमेंट इस्तेमाल किया जा सकते हैं आंसर राइटिंग के दौरान। जैसे पुट्टा स्वामी वाला केस पूछा गया था ना प्रीलिम्स में, ऐसे ही हाई मतलब नहीं पूछा जाएगा ऐसे, लेकिन दम है कुल मिला करके। जोसेफ शाइन केस में दम है और नवतेज जौहर केस में दम है। मुझे तो चारों पावरफुल लग रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद ये जो आर्टिकल है ना, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल लगा हमको। इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल करिए एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। क्यों ऐसा बताया गया, क्योंकि मोदी जी ने क्या किया है, केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में एक मिशन है। मोदी जी ने शुरुआत ग्लासगो समिट में उसको जो है बताया था, लाइफ नाम से इसका जो है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब उसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि हमारे काम की क्या क्या चीज़ें। पहली चीज़ इसमें 3 लिखी हुई है ना, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, लेकिन 4R प्रिंसिपल आप याद रखिए। 4R प्रिंसिपल बोलता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर। इसको आप क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत समझिएगा, टॉपिक एनवायरनमेंट है ना। उसके बाद इसमें सर्कुलर इकोनॉमी का इस्तेमाल किया गया एक टर्म। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी का बेसिक मतलब होता है, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है इज अ मॉडल ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन विच इन्वॉल्व शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ढेर सारे जो टर्म्स हैं ना वो आपको याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप बस मतलब समझिए और अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, वो गलत नहीं होगा। अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। शेयर करना, लीज़ करना, रीयूज़ करना, रिपेयर करना, रिफर्बिश करना, रिसाइकल करना, है ना। यूज़ इट एज लॉन्ग एज इट इज़ पॉसिबल। इंडिया के एफ़र्ट क्या है, मैंने ग्रुप किए इनको 3-4 चीज़ों में। ठीक है, पहला टेक्निकल एफ़र्ट। टेक्निकल एफ़र्ट में क्या है, मतलब ये एफ़र्ट किस लिए, ये एफ़र्ट है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए एफ़र्ट। ठीक है, इंडिया की तरफ से हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, तो टेक्निकल एफ़र्ट में आ जाएगा ओसोवॉग, है ना, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। फिर CDRI। ठीक है, उसके बाद बिहेवियरल सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लॉन्च एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो गटर्स जी जो है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल, वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो उनको आप कोट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। मतलब बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉलेज हैं गटर जी। तो गुटेरेस नाम है इनका, एक्चुअली गटर्स लिख दिया मैंने। फिर इनमें क्या है कि सेड लाइफ विल बी एसेंशियल एंड प्रॉमिसिंग टू सेव अर्थ फ्रॉम द पीरियड ऑफ क्राइसिस। ये लाइफ मतलब लाइफ मिशन के बारे में बात की जा रही है। मेकिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मास मूवमेंट वाला एस्पेक्ट जो है मैंने ऐड किया है, क्योंकि मोदी जी के पास अंदर वो पावर है कि वो कर सकते हैं ऐसा। क्लाइमेट चेंज गोज़ बियॉन्ड पॉलिसी मेकिंग, तो मास मूवमेंट बनाएंगे कैसे, तो इसमें एक लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी कि क्लाइमेट चेंज मस्ट गो बियॉन्ड पॉलिसी मेकिंग, पीपल देमसेल्व्स फाइंडिंग आउट द डे
फाइंडिंग आउट एंड शुड कंट्रीब्यूट एज एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। इसमें याद रखिए कुछ कोटेशंस हैं इसमें। मोदी जी ने ये वाला कोटेशन इस्तेमाल किया है अथर्ववेदा से, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वी, अर्थ इज़ अवर मदर एंड वी आर हर चिल्ड्रन। बाकी एक दूसरी बहुत फेमस कोटेशन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रकृति रक्षित रक्षिते। अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति सब चीज़ों की रक्षा करेगी, आपकी रक्षा करेगी एक तरीके से, ठीक है। मतलब ये दोनों कोट बहुत अच्छे हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। बाकी अगला क्या है, ओवर कंजप्शन इज़ एट द रूट ऑफ ट्रिपल क्राइसिस। ये गुटरेस जी ने बताया है ये कि ओवर कंजप्शन जो है ना, इट इज़ एट द रूट ऑफ ट्रिपल क्राइसिस। तो ट्रिपल क्राइसिस क्या है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन। बेसिकली होता ये है कि जब आप कभी मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा कि कितनी जल्दी आपका 10 मिनट निकल जाता है। एक आंसर को जो है आपके पास मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 10 मिनट के आसपास होता है लिखने का, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे जल्दी से आपका टाइम निकल जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। अगर इसने ट्रिपल क्राइसिस बोला है, इनका नाम इस्तेमाल कीजिए कि गुटरेस जी ने बोला ट्रिपल क्राइसिस, ओवर कंजप्शन इज एट द रूट ऑफ ट्रिपल क्राइसिस। ओके, इनके बाद इन 3 चीज़ों को लिखिए, इन्हीं को एक्सप्लेन कर दीजिए, पूरा आंसर बन जाएगा इसी से। 10 चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया कि एग्रीगेटिंग प्लैनेट्स एनवायरनमेंट क्राइसिस। ये 3 चीज़ें जो ट्रिपल क्राइसिस है, दीज टुगेदर आर एग्रीगेटिंग प्लैनेट्स एनवायरनमेंट क्राइसिस। ही अर्ज कम्युनिटीज़ टू पार्ट ऑफ सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। फिर बिहेवियरल चेंज में क्या है, एक बुक का नाम है, इसमें इस्तेमाल किया मैंने। अच्छा होता है अगर आप बुक वगैरह कोट कर देते तो अच्छा रहता है, मतलब तो याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा। 2020 में अमेज़न का रेवेन्यू जो है $386 बिलियन का रहा। ये सब क्यों है, ये एग्जाम्पल एक तरीके का कंजप्टिव कल्चर का, कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू जो पूरी दुनिया जो है क्राइसिस से जूझ रही है। चलो ठीक है। ऑथर जेबी मैकिनॉन की एक बुक है, द डे द वर्ल्ड स्टॉप शॉपिंग। द डे द वर्ल्ड स्टॉप शॉपिंग, इनका बेसिक प्रीमाइज ये है कि वी शुड सिंपली रिड्यूस अवर शॉपिंग, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग सोसाइटी ओवर सेवरल ईयर्स टू सपोर्ट अ सस्टेन रिडक्शन इन द अमाउंट वी कंज्यूम। इसको आप, ये जो लाइन है ना, रीस्ट्रक्चरिंग सोसाइटी, जहाँ सोसाइटी शब्द दिखाई पड़ेगा आप सोशलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं और उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, रीस्ट्रक्चरिंग सोसाइटी जब आप बोलेंगे ना तो उसके तमाम सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। उसका एक एस्पेक्ट ये है कि हमारा जो कंजप्शन कल्चर है ना, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेवरिंग द प्लैनेट रिसोर्स एट अ रेट ऑफ 1.7 टाइम्स फास्टर देन इट कैन जनरेट। ये वाला डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अर्थ ओवरशूट डे वाला डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या है, देखो हम लोगों ने कल पढ़ा था, शायद आपको नहीं याद होगा, कल एक टर्म आया था हाइब्रिड मिलिटेंट। क्या होते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट? वो लोग होते हैं जिनका डेटा पुलिस के रिकॉर्ड्स में नहीं होता, बट दे आर हेल्पिंग द मिलिटेंट्स। उसी प्रकार आज एक नया टर्म आया है, OGW। क्या होते हैं OGW का बेसिकली मतलब होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स वो लोग होते हैं जो बेसिकली मिलिटेंट्स की हेल्प करते हैं। OGW इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू पीपल हु प्रोवाइड लॉजिस्टिकल सपोर्ट सच एज फूड, शेल्टर, मनी टू मिलिटेंट। तो लॉजिस्टिकल शेल्टर प्रोवाइड करते हैं OGW लोग, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल याद रखिए, दोनों टर्म हाइब्रिड मिलिटेंट और OGW इस्तेमाल कहाँ करेंगे इसका, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, लिज ट्रस जी ने जो है एक तरीके से रिज़ाइन कर दिया है, और ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आपको आसान लगेगा, लेकिन आप एक्चुअल पेपर में देने जाएंगे ना तो गलत कर देंगे। लिज ट्रस कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? उसका आंसर है कंजर्वेटिव पार्टी। फिर ये देखो, ये जो फोटो दिख रही है ना आपको, बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि पोक्कली एक राइस की वैरायटी होती है, ठीक है, तो उसका है ये। तो जितना ज़रूरी है आपको जानने के लिए मैं उतना बता दे रहा हूँ। प्रीलिम्स में उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, 100% कॉन्फिडेंस। पोक्कली राइस जो है एक साल्ट वाटर रेजिस्टेंट वैरायटी है, केरला की राइस वैरायटी है। इसको GI टैग मिला हुआ है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि किस तरीके से, जैसे बंगाल में ना वो जो सागर वागल वाला आइलैंड वाला इलाका है जहाँ पे पानी घुस आता है, साल्ट वाटर आ जाता है, तो वहाँ पर साल्ट वाटर रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो है ना उसको स्प्रेड कैसे कर सकते हैं अलग अलग जगह में, बंगाल में कैसे जो है हम उसकी खेती कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। तो इसको आप एज अ सॉल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के साथ हम लोगों को लैंड रेसेस वैरायटीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। लैंड रेसेस वो वैरायटीज़ होती हैं जो जंगल में अपने आप से उगती हैं, तो पोक्कली का भी उसमें एग्जांपल आप ऐसे ही दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बात और जान लीजिए कि बहुत सारे और चीज़ें कि एक मतलब ये पुरानी 2020 की कंटेंट है ये, ठीक है, GI टैग के बारे में है। क्या लिखा हुआ है जान लीजिए, पर मोटी बात मैं आपको प्रीलिम्स के एंगल से बता दे रहा हूँ कि
हाओ राइस जो है, चाल हाओ राइस जो है वो मणिपुर का है, ठीक है। चाल हाओ राइस मणिपुर का है और मणिपुर का संगाई नाम का एक उनके यहाँ एनिमल होता है, संगाई नाम का फेस्टिवल भी होता है उनके यहाँ, ठीक है, वो याद रखिएगा। चाल हाओ राइस मणिपुर, पोक्कली केरला। चलो ठीक है, बाकी आप इसमें देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है जीआई टैग के बारे में, ठीक है। बाकी और ये क्या, डार्ट मिशन के बारे में। डार्ट मिशन जो है यूएस का मिशन है, इसमें क्या किया गया, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट टेस्ट। एक एस्ट्रॉयड के ऊपर जो है इन लोगों ने ना एक तरीके से इसको टकरा दिया ताकि अगर कभी ऐसा हो कि कोई चीज़ पृथ्वी की ओर आ रही है तो हम उसको अवॉइड कर सकें, रोक सकें। तो इसका इम्पैक्ट देखो क्या है कि 6000 माइल्स की जो डेब्रिस है वो ट्रेल बन गई, 6000 माइल्स डेब्रिस ट्रेल। इसको एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेस पॉल्यूशन के एग्जांपल में। इस बार क्वेश्चन आया था स्पेस पॉल्यूशन के ऊपर यूपीपीसीएस मेंस में। अगला देखो सोशलॉजी का एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि डिस्पाइट रिसीविंग हंड्रेड्स ऑफ पीएचडी एप्लीकेशंस सम आईआईटीज हार्डली एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी बैकग्राउंड इन दिस एपिसोड। मतलब ऐसे करके आप याद रखिए कि आईआईटीज़ में पीएचडी के जो ना रिसर्च में जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट कम्युनिटीज़ का वो बहुत ज़्यादा पुअर है और उसमें पिछले 6 सालों में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसको जो है एज एन एग्ज़ाम्पल आप इस्तेमाल कर सकते हैं।